हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था निर्धनता एवं बेरोजगारी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपके एग्ज़ाम में जैसे कि आप देख ही रहे होंगे बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो हालांकि अभी आचार संहिता लग जाएगी, पर उसके बाद एक ना एक दिन तो पेपर होना है। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करते हुए चलना है। जैसे कि मैं 2 टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ, तो तीसरा टॉपिक आज पढ़ाएंगे मुद्रा एवं बैंकिंग। उससे पहले कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आबकारी, एसआई, आरओ, एआरओ का एग्ज़ाम है आपका अपकमिंग। तो आपको यहाँ पर अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है। तो अभी यूके ट्रिपल एस ने हाल ही में वीडियो का एग्ज़ाम कराया था। तो कई सारे बच्चों को वहाँ पर इकोनॉमिक्स में स्कोर गेन करने में मतलब बहुत सारी दिक्कतें आई वहाँ पर, क्योंकि इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ते नहीं उत्तराखंड के बच्चे। तो वहाँ पे बेसिक प्रश्न भी नहीं आए थे, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स में, जो कि वहाँ पर काफ़ी हार्ड लगे थे लोगों को, मुझे खुद भी लगे थे। तो मतलब कुछ तो इजी होते ही हैं क्वेश्चन, पर हमारे लिए तो एक एक क्वेश्चन क्या पॉइंट में भी जब रुकता है बंदा तो उसको लगता है कि एक एक प्रश्न की अहमियत क्या होती है। तो दोस्तों जैसे मेरे साथ भी हो रखा है ऐसे ही, तो मेरे तो बेसिक प्रश्न ही गलत होते हैं जब भी होते हैं। जैसे वीडियो के एग्जाम में मेरा एक प्रश्न उत्तराखंड से गलत हो गया था कि उर्गम उर्गम परियोजना किस नदी पर है। तो वहाँ पे कल्पगंगा बिल्कुल हर कोई कर सकता है। तो वहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि हम बेसिक को साथ साथ रिवाइज करके नहीं चलते हैं, तो इसलिए हमको वहाँ पे परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो आपको बेसिक भी अपने ऊपर बेसिक भी अपना एकदम स्ट्रांग रखना है। तो उत्तराखंड के एग्ज़ाम में 100 नंबर के एग्ज़ाम में आप देखते होंगे 20 नंबर के हिंदी, 40 नंबर की उत्तराखंड और 30 नंबर में जीएस और कंप्यूटर, और 10 की तो रीजनिंग पूछ ही रहा है हर एग्ज़ाम में। तो रीजनिंग में भी आपको अच्छी पकड़ बना के चलना है, क्योंकि रीजनिंग आती तो है सबको, पर इतनी अच्छी नहीं आती है जितनी एसएससी वालों को आती है। क्योंकि एसएससी वालों की मतलब टाइमिंग टाइमिंग इशू नहीं होता उनके साथ, मतलब टाइम से कर लेते हैं। तो 2 घंटे में यहाँ पे 10 नंबर की रीजनिंग, जब तक हम और पार्ट करते हैं जीएस का तो रीजनिंग लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो आपको भी रीजनिंग भी साथ साथ करते हुए चलना है। आपको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग पढ़ोगे तभी आप वहाँ पर अपना दिमाग इस्तेमाल कर पाओगे कि जल्दी अटैम्प्ट कैसे करना है रीजनिंग को। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टॉपिक दिया गया है मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का कार्य करती है। मुद्रा की क्रय शक्ति इकाई मुद्रा द्वारा किसी वस्तु को क्रय करने की शक्ति मुद्रा की क्रय शक्ति कहलाती है। इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। घरेलू क्रय शक्ति, ऐसी शक्ति जिसके द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर वस्तुओं का क्रय किया जाता है। और दूसरा है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति, घरेलू मुद्रा की किसी दूसरे देश में वस्तुओं एवं सेवा के क्रय करने की क्षमता अंतर्राष्ट्रीय क्रय क्षमता कहलाती है। मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के प्रमुख प्रकारों का वर्णन निम्नलिखित है। तो पहले हो जाएगी यहाँ पर वास्तविक मुद्रा, और दूसरी है यहाँ पर स्वीकार्य मुद्रा। वास्तविक मुद्रा, वास्तविक मुद्रा भी 2 टाइप की पाई जाती है यहाँ पर, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा। स्वीकार्य मुद्रा में वैध मुद्रा आती है और ऐच्छिक मुद्रा आती है, और इसके भी 2 पार्ट हैं, सीमित वैध मुद्रा और असीमित वैध मुद्रा। और असीमित में आ जाएंगे यहाँ पर बैंकिंग मुद्रा और साख मुद्रा। तो बैंकिंग मुद्रा में डिमांड ड्राफ्ट, चेक, यात्री चेक, पोस्टल ऑर्डर आदि ये बैंकिंग मुद्रा के हैं। और साख मुद्रा में हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि आते हैं। तो एक बार प्रीवियस ईयर में यूकेपीएससी ने ये प्रश्न यहाँ से उठा दिया था कि साख मुद्रा में क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो ये हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि साख मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। अगला है यहाँ पर वास्तविक मुद्रा, किसी देश के अंतर्गत दैनिक जीवन में प्रचलित मुद्रा को ही वास्तविक मुद्रा कहा जाता है। भारत में प्रचलित सिक्के तथा करेंसी नोट वास्तविक मुद्रा के उदाहरण हैं। तो पूछ लिया जाएगा यहाँ पर कि सिक्के तथा करेंसी नोट ये किस टाइप की मुद्रा में आते हैं। तो ये वास्तविक मुद्रा में आते हैं, जो कि काफ़ी प्रचलित भी हैं। वास्तविक मुद्रा को 2 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है यहाँ पर धातु मुद्रा। धातु मुद्रा को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि पहला मानक मुद्रा, जिस मुद्रा का मूल्य और गैर मौद्रिक उद्देश्यों तथा मुद्रा के रूप में बराबर होता है उसे मानक मुद्रा कहते हैं। दूसरा है यहाँ पर प्रतीक मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसका वास्तविक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है उसे प्रतीक मुद्रा कहते हैं। भारत में प्रचलित 1 रुपये का सिक्का प्रतीक मुद्रा का उदाहरण है। तो पूछ लिया जाएगा कि भारत में 1 रुपये का सिक्का किस टाइप की मुद्रा में आता है। तो ये आता है प्रतीक मुद्रा में। तीसरा है यहाँ पर सहायक मुद्रा। सहायक मुद्रा, यह मुद्रा
प्रतीक मुद्रा की सहायक होती है। जो सहायक मुद्रा है प्रतीक मुद्रा की सहायक होती है। भारत में 50 पैसे से 10 तक के सिक्के सहायक मुद्रा के उदाहरण हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर कि भारत में 50 पैसे से 10 तक के सिक्के किस टाइप की मुद्रा में है, तो सहायक मुद्रा है। कागजी मुद्रा, यह मुद्रा विशेष प्रकार के कागज पर लिखा गया एक प्रतिज्ञा पत्र होता है जिसके माध्यम से निर्गमन अधिकारी धारक को इस पर अंकित राशि देने का वचन देता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कागजी मुद्रा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है यहाँ पर प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, दूसरी है परिवर्तनीय कागजी मुद्रा, तीसरी है अपवर्तनीय कागजी मुद्रा और चौथी है यहाँ पर आदेश मुद्रा। तो इनके पार्ट भी दिए गए यहाँ पर और स्क्रीनशॉट मार सकते हो आप। तो आगे बढ़ते हैं। स्वीकार्य मुद्रा, जिस मुद्रा का प्रचलन सामान्य जनता में व्यापक रूप से स्वीकार्य होता है वह स्वीकार्य मुद्रा कहलाती है। स्वीकार्य मुद्रा में भी वैध मुद्रा पाई जाती है और सीमित वैध मुद्रा। तो वैध मुद्रा ऐसी मुद्रा जो सरकार तथा लोगों द्वारा ऋण आदि चुकाने में स्वीकार की जाती है, वैध मुद्रा कहलाती है। वैध मुद्रा ऐसी मुद्रा जो सरकार तथा लोगों द्वारा ऋण आदि चुकाने में स्वीकार की जाती है, वैध मुद्रा कहलाती है। और दूसरी है यहाँ पर सीमित वैध मुद्रा, जिस मुद्रा के द्वारा कानूनी रूप से एक निश्चित सीमा पर भुगतान किया जाता है वह सीमित वैध मुद्रा कहलाती है। असीमित मुद्रा में हम क्या पढ़ रहे थे, मुद्रा में कानूनी रूप से भुगतान किया जाता था, असीमित वैध मुद्रा हो जाएगी यहाँ पर। भारत के अंतर्गत कागज के नोट 50 पैसे, 1, 2 और 5 रुपयों के सिक्के असीमित वैध मुद्रा हैं। ऐच्छिक मुद्रा ऐसी मुद्रा जो भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं है, ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। जैसे प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी आदि। अभी हमने पीछे देखा था कि प्रतिज्ञा पत्र और हुंडी के बारे में, तो एक प्रश्न भी बन चुका है यूकेपीएससी में एक बार। ऐच्छिक मुद्रा 2 प्रकार की होती है, बैंकिंग तथा साख मुद्रा। बैंकिंग मुद्रा बैंकों, डाकघर तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा संचालित मुद्रा बैंकिंग मुद्रा कहलाती है। और चेक तो आपको पता ही होगा, यह बैंक द्वारा खाता धारक को दिया जाता है। तीसरा है यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट, यह पूर्व भुगतान का उपकरण है। बैंक द्वारा राशि तथा कमीशन लेने के बाद डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जाता है। और अगला यहाँ पर यात्री चेक। यात्री चेक बैंक द्वारा जारी किया गया ऐसा चेक होता है जिसके मुख्य पृष्ठ पर आवेदक के हस्ताक्षर होते हैं। इस चेक का भुगतान देश में संबंधित बैंक की किसी भी शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। अगला यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर, इस प्रणाली के माध्यम से डाक के द्वारा धन भेजा जाता है। पोस्टल ऑर्डर मतलब डाक के द्वारा धन भेजा जाता है, तो आपने भेजा भी होगा। साख मुद्रा का प्रयोग विनिमय से जुड़ी वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ऐसी संस्थाएं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की भी हो सकती है। अगला यहाँ पर विनिमय विपत्र, यह जारीकर्ता के हस्ताक्षर सहित एक लिखित आदेश होता है। तो पूछ लिया जाएगा यहाँ पर कि विनिमय विपत्र क्या चीज़ है, तो यह जारीकर्ता के हस्ताक्षर सहित एक लिखित आदेश है। हुंडी, यह भारतीय भाषा में लिखी जाती है, यह विनिमय पत्र का रूप है। मुद्रा के अन्य प्रकार, एक होता है सुलभ मुद्रा और दूसरी है दुर्लभ मुद्रा। यह वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति अधिक तथा मांग कम रहती है सुलभ मुद्रा कहलाती है। जैसे भारत की कागजी मुद्रा है, जो भारत का रुपया है, वो सुलभ मुद्रा के अंतर्गत आता है। तो विकसित देशों की करेंसी, जैसे वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति कम तथा मांग अधिक होती है, वह दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। जैसे कि अमेरिकन डॉलर। हॉट मुद्रा, ऐसी मुद्रा जो लाभ के स्थान पर तुरंत स्थानांतरित हो जाती है, हॉट मुद्रा कहलाती है। हॉट करेंसी, जैसे डॉलर और यूरो, यूरोप की यूरो हो गई, और डॉलर तो कई देशों में पाया जाता है, जैसे अमेरिका में हो गया, ब्रिटेन में तो पाउंड पाया जाता है। प्लास्टिक मुद्रा, यह मुद्रा विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा कंपनियों द्वारा जारी डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के रूप में होती है। तो प्लास्टिक मुद्रा जैसे एटीएम कार्ड हो गया और क्रेडिट कार्ड, ये हमारे प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। सस्ती मुद्रा, जब सरकार द्वारा अपने बॉन्ड को उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही वापस खरीद लिया जाता है, तो इस प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था में जो धन प्रभावित होता है वह सस्ती मुद्रा कहलाती है। तो सस्ती मुद्रा आपने समझ ली होगी दोस्तों यहाँ पर।
तो आगे बढ़ते हैं। महंगी मुद्रा, सरकार द्वारा बॉन्ड जारी करने के दौरान जिस मुद्रा का प्रवाह सरकार के कोष में होता है वह महंगी मुद्रा कहलाती है। मुद्रा का आपूर्ति के आधार पर वर्गीकरण, अब आपूर्ति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं यहाँ पर। परंपरागत मुद्रा M1, M2, M3 तथा M4 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो M1 के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। जनता के पास नकदी प्लस बैंकों की मांग जमा पर प्लस RBI के पास अन्य जमाएं, यह M1 के अंतर्गत। और M2 में M1 प्लस डाकघरों के पास बचत जमाएं। M3 में M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं FD है जो। M4 में M3 प्लस डाकघरों की समग्र जमाएं। नवीन मुद्रा, इस मुद्रा को M0, M1, M2, M3 में बांटा गया है। नवीन मुद्रा को M0 क्या चीज़ है? जनता के पास नकदी प्लस बैंकों की RBI के पास जमा प्लस RBI की अन्य जमा। डाकघरों के महत्व के कम होने के कारण M4 को नवीन मुद्रा की श्रेणी से हटा दिया गया है। मुद्रा के कार्य, तो मुद्रा के क्या कार्य हैं? मुद्रा विनिमय का माध्यम है। लेन देन में जैसे कि हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मार्केट में हमको जाना है और सब्जियां खरीदने हैं तो हम मुद्रा का ही प्रयोग तो करेंगे। तो ये मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है जिसके उपयोग से विनिमय में होने वाले खर्च, समय और श्रम की बचत होती है। मुद्रा धारक के पास सामान्यकृत क्रय शक्ति का भंडार होता है जिसे वह कभी भी वस्तु और सेवा में खरीदने में व्यय कर सकता है। मुद्रा का प्रयोग किसी भी ऋण को देने में किया जा सकता है। न्यायालय में वैध निविदा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बैंकों में मुद्रा का उपयोग ऋण देने और ब्याज से मुक्ति के लिए किया जा सकता है। तो आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट की पॉइंटों पर बात हो रही है इकोनॉमिक्स के। तो दोस्तों आपको शेयर भी करना है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। मुद्रास्फीति, अब मुद्रास्फीति तो आप और टॉपिक है, आपने पढ़ा भी होगा मुद्रास्फीति क्या चीज़ है, जिससे क्वेश्चन भी बनते हुए आ रहे हैं। मुद्रास्फीति का शाब्दिक मुद्रा के मूल्य में कमी होना, अर्थात एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत स्तर में होने वाले निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति को अच्छे से समझते हुए चलना है यहाँ पर। जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा के प्रचलन में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि होती है तब मुद्रास्फीति और अधिक हो जाती है। मुद्रास्फीति के प्रकार, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, जब मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के साथ साथ में उत्पादन में इस अनुपात में वृद्धि न हो तब ऐसी स्थिति को मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। अगली है यहाँ पर लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। इसके अंतर्गत लागत में वृद्धि हो जाने के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि होने लगती है। मजदूरी अधिजन्य और लाभजन्य के कारण कीमतों में जो वृद्धि होने लगती है उसे लागत जन्य स्फीति कहते हैं। अगली है यहाँ पर रेंगती मुद्रास्फीति। जब किसी एक वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की दर 3% या इससे कम होती है तो इसे रेंगती मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो दोस्तों आपने पढ़ भी रखा होगा मुद्रास्फीति पर, आपने मुद्रास्फीति क्या चीज़ है ये पढ़ा होगा। मुद्रास्फीति के प्रकार मतलब कई सारे लोगों ने तो पढ़ रखा होगा, बट जो अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से प्रश्न पत्र बन रहा है यूके SSSC का तो उस हिसाब से आपको अच्छे से मेहनत करते हुए चलना है। तो आगे पढ़ते हैं यहाँ पर चलती मुद्रास्फीति। जब कीमतों में वृद्धि की दर 3% से 6% प्रतिवर्ष के बीच या 10% से कम हो तो वह चलती फिरती मुद्रास्फीति कहलाती है। अगली है यहाँ पर दौड़ती मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% के मध्य होती है तो उसे दौड़ती मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली है यहाँ पर कूदती मुद्रास्फीति। वह स्थिति जब वस्तुओं और सेवाओं कीमतें 2 अंकीय या 3 अंकीय वृद्धि से बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति की दर 20% से अधिक हो जाती है। इसकी वार्षिक दर अत्यधिक होती है, इसको कूदती मुद्रास्फीति कहा जाता है। अतिस्फीति, अब पढ़ते हैं अतिस्फीति। जब स्फीति की दर 3 अंकों से भी अधिक हो जाए तो वह अब
स्फीति अवस्था होती है। इसकी सबसे पहले चर्चा फिलिप केगन ने वर्ष 1956 में की थी। मुद्रास्फीति के कारण सरकारी नीति मुद्रास्फीति का एक प्रभावी कारण सरकार की अर्थनीति है। कई बार सरकार जानबूझकर मुद्रा चलन की मात्रा में वृद्धि कर साख मुद्रा का विस्तार करती है। अगला है यहाँ पर हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंध क्या चीज़ है? तो भारत में मुद्रास्फीति का एक मुख्य कारण घाटे की वित्त व्यवस्था भी है। प्राकृतिक कारण, तो प्राकृतिक कारण इसका मुद्रा धातु मान पर आधारित है। धातुओं में वृद्धि से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था के विस्तार से यह कारण मुद्रास्फीति के लिए अब अधिक प्रासंगिक नहीं रह गया है। मुद्रास्फीति की माप अब पढ़ते हैं। यहाँ पर मुद्रास्फीति की माप किससे की जाती है? तो सामान्य मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति की माप की जाती है। तो क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर कि मुद्रास्फीति की माप किससे की जाती है? तो सामान्य मूल्य सूचकांक के द्वारा। इस सूचकांक के अंतर्गत एक आधार वर्ष का चयन किया जाता है तथा इसके सूचकांक का मान 100 रखा जाता है। इसके अनुसार यदि चालू वर्ष का सूचकांक 100 से कम है तो यह मुद्रा अपस्फीति को दर्शाता है। और थोक मूल्य सूचकांक आपने पढ़ भी रखा होगा। थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग भी इसी मुद्रास्फीति को मापने में किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग भारत में मुद्रास्फीति की गणना के लिए किया जाता है। मुद्रास्फीति के प्रभाव। मुद्रास्फीति में ऋणदाताओं को हानि और ऋण वर्ग को लाभ होता है। तो प्रीवियस ईयर में आपने देख रखा होगा कि मुद्रास्फीति में ऋणदाताओं को हानि, तो जो ऋणदाता है, जो मतलब ऋण देने वाला है, कर्ज देने वाला है, उसको हानि होती है और ऋण वर्ग को लाभ होता है। मतलब जिसने ऋण ले रखा है उसको लाभ हो जाता है। यहाँ पर ऐसे निवेशक जिन्होंने संयुक्त पूंजी कंपनियों के अंश पत्र खरीदे हैं उन्हें मुद्रास्फीति से लाभ होता है। तो यहाँ पर डिटेल में चलते हैं। यहाँ पर श्रमिकों, क्लर्कों, अध्यापकों तथा निश्चित आय वर्ग के व्यक्तियों को मुद्रास्फीति से अधिक हानि होती है। तो यहाँ पर कुछ भी पूछ लेगा कि क्लर्कों, अध्यापकों, निश्चित आय वर्ग के व्यक्तियों को, तो यहाँ पर अधिक हानि होती है इन लोगों को। दोस्तों, कृषक वर्ग पर मुद्रास्फीति का प्रभाव अनुकूल होता है तथा मध्यम वर्ग को इससे अधिक हानि होती है। तो कृषक वर्ग पर मुद्रास्फीति का प्रभाव अनुकूल होता है। मुद्रास्फीति के कारण कम समय में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है जिसके कारण आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी हो जाती है। तो इसलिए मुद्रा का मूल्य घटा दिया जाता है जिसके कारण आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी आती है। तो इसका उल्टा है वहाँ पर जो कि आपने देख रखा होगा, अभी तो दोस्तों याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो अवमूल्यन, जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो निर्यात में वृद्धि के लिए किया जाता है, तो उसका उल्टा यहाँ पर मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति के कारण व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा कृषकों की आय में वृद्धि होती है। इससे बैंकिंग संस्थाएं विकसित होती है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए देता हूं। तो भारत में सबसे पहले मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ था और कितनी बार हुआ? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण करना है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को साख का संकुचन करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुद्रास्फीति की संकटपूर्ण अवस्था के दौरान सरकार पुरानी मुद्रा समाप्त करके नई मुद्रा जारी करता है। सार्वजनिक व्यय में कमी, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, करों में वृद्धि, मुद्रा का अधिमूल्यन, घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी आदि राजकोषीय उपाय अपनाकर मुद्रास्फीति को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे उपाय हैं मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं। उत्पादन में वृद्धि, उचित निवेश नीति, कीमत नियंत्रण एवं राशनिंग बचत प्रोत्साहन के द्वारा भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के नीतिगत उपाय। तो नीतिगत उपाय राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक नीति के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। तो इनको आगे पढ़ेंगे अभी। राजकोषीय नीति के अंतर्गत भारत सरकार के आय, व्यय एवं ऋण प्रबंधन का लेखा जोखा होता है।
तो अभी बीपीडीओ के पेपर में आपने देखा होगा कि राजकोषीय नीति से ये क्वेश्चन बना था कि आय व्यय एवं ऋण प्रबंधन का लेखा जोखा किसमें होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में मौद्रिक नीति था शायद, तो इसका उत्तर राजकीय राजकोषीय नीति था। इसका मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना तथा देश के आर्थिक कार्यक्रमों को सफल बनाना है। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि राजकोषीय नीति कौन जारी करता है, राजकोषीय नीति किसके अंतर्गत है, तो ये वित्त मंत्रालय की, और जो मौद्रिक नीति है वो आरबीआई के अंतर्गत आती है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करारोपण सार्वजनिक ऋण तथा सार्वजनिक व्यय में कमी के द्वारा किया जाता है। करारोपण का उद्देश्य राजस्व प्राप्त करना ही नहीं बल्कि प्रवाहपूर्ण मांग को नियंत्रित करना है। व्यय योग्य आय में कटौती करने के उद्देश्य से विभिन्न स्रोतों से जनता से ऋण लेती है। इससे लोगों की क्रय शक्ति में कमी आती है। सार्वजनिक व्यय मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, मुद्रास्फीति के दौरान व्यय में कमी तथा मंदी की स्थिति में व्यय में वृद्धि करना आवश्यक होता है। अगला है यहाँ पर इंपॉर्टेंट मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का सर्वाधिक उपयोगी तंत्र है। इसके माध्यम से 3 प्रक्रियाओं को विनियमित किया जाता है, जैसे बैंक दर, नगद आरंभिक अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेशो तथा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मौद्रिक नीति के में सबसे महत्वपूर्ण बैंक दर नीति है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ाने तथा घटाने के लिए बैंक दर उपयोग करता है। मुद्रा विस्फीति वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता जाता है तथा वस्तुओं का मूल्य घटता जाता है, मुद्रा विस्फीति कहलाता है। तो ये मुद्रास्फीति के विपरीत होता है। वहाँ पर मुद्रा का मूल्य घटता था तो यहाँ पर बढ़ता है। तो आपको ये भी यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चलना है। मुद्रा विस्फीति मूल रूप से सरकारी नीति के कारण होती है। वह स्थिति जब देश का भुगतान संतुलन पक्ष सकारात्मक हो तथा विदेशों से स्वर्ण का निरंतर आयात होने पर भी न हो, तो मुद्रा की मात्रा में उस अनुपात में वृद्धि न हो, तो मुद्रा विस्फीति उत्पन्न हो जाती है। मुद्रा विस्फीति का प्रभाव। मुद्रा विस्फीति के कारण मूल्यों में कमी होती है, जिससे सामान्य जनता को लाभ होता है। कृषि पदार्थों के मूल्य अत्यधिक कम होने के कारण किसानों को हानि होती है तथा मजदूरी की दर कम न होने के कारण उद्योग तथा व्यापार को आघात होता है। मुद्रा विस्फीति से बैंकिंग व्यवस्था को आघात होता है तथा मंदी की स्थिति आरंभ होती है। मुद्रा विस्फीति के कारण सरकार की आय कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आगे बढ़ते हैं। मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत वह सभी क्रियाएं, नीतियां व उपाय सम्मिलित होते हैं तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मुद्रा विस्फीति देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति कीमत स्तर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए प्रयत्न करती है। मुद्रा का अवमूल्यन। अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ था, तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर भी देना है। अभी जब किसी देश की सरकार द्वारा अपने देश की मुद्रा के मूल्य को अन्य देश की मुद्राओं के मूल्य की अपेक्षा जानबूझकर कम कर दिया जाता है, तो वह स्थिति मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति कहलाती है। तो मुद्रा अवमूल्यन इसलिए किया जाता है कि निर्यात को बढ़ावा और आयात में कमी, मतलब कि जैसे आगे लिखा हुआ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इसका उद्देश्य आयात को कम करना, निर्यात को बढ़ाना तथा भुगतान संतुलन के अनुकूल बनाना है। मुद्रा का अवमूल्यन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशों के अंतर्गत होता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन IMF के निर्देशों पर होता है। तो आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि
आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी और साथ में वर्ल्ड बैंक की, तो आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। मुद्रा के अवमूल्यन मुद्रा की विदेशी विनिमय दर से होता है। बैंकिंग व्यवस्था, आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग व्यवस्था, बैंक से तात्पर्य ऐसी संस्था से है जो लोगों से जमा स्वीकार करती है तथा इसके बदले साख निर्माण करके अग्रिम ऋण देती है। बैंकों द्वारा विदेशी व्यापार में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बैंकिंग संरचना दो प्रकार की हो सकती है, संगठित तथा असंगठित बैंक संरचना। संगठित बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक तथा वाणिज्य बैंक आते हैं, जबकि असंगठित बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत साहूकार तथा महाजन आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन चुका है प्रीवियस ईयर में यूकेपीएससी में, ये वाला असंगठित बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत साहूकार महाजन आते हैं। तो ये आपको यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चलना है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों, ज़्यादा नहीं करते हैं, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। तो अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं आपको फिर। थैंक यू।